और अब सिर्फ जंगलाट का सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी ही सांस भी अजनबी लगने लगे। माधव अपनी बैलगाड़ी पर बैठा धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था। आसमान पर आधा चांद था जो कभी बादलों के पीछे छुप जाता, कभी पेड़ों की शाखों के बीच से टेढ़ी मेढ़ी रोशनी गिरा देता। बैल अचानक कान खड़े कर लेते हैं। उनकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी। फिर अचानक धम, बैलगाड़ी रुक जाती है। बैल जोर जोर से फुफकारने लगते हैं जैसे किसी अनजानी चीज की बदबू आ रही हो। माधव नीचे उतरता है और लालटेन जलाता है। जंगल के बीच कच्चे रास्ते पर एक लड़की बैठी होती है, बिल्कुल चुप, सिर झुकाए। उसने लाल जोड़ा पहना हुआ था जो अंधेरी रात में भी चमक रहा था। उसके हाथों में मोटी मोटी चूड़ियां पीली रोशनी में सुनहरी सी चमक रही थी। वो धीरे धीरे रो रही थी, पर अजीब बात ये थी कि उसकी आंखों से आंसू गिर नहीं रहे थे। कौन हो तुम? माधव पूछता है। लड़की धीरे से सिर उठाती है। उसकी आवाज कान में नहीं, सीधा सीने में लगती है। मैं रति हूँ। मेरी शादी की डोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। डकैतियों ने घेर लिया, सबको मार दिया। मैं भागते भागते बेहोश हो गई और जब आंख खुली तो खुद को अकेला पाया। माधव का दिल पिघल जाता है। तुम डरो मत मेरी बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। जैसे ही रति बैलगाड़ी पर बैठती है, बैल फिर से चिल्ला उठते हैं, पर माधव उन्हें संभाल लेता है। घर पहुंचते ही दादी दरवाजे पर मिलती है। जैसे ही उनकी नजर रति पर पड़ती है, उनके हाथ से लोटा गिर जाता है। दादी का चेहरा बिल्कुल सफेद। वो माधव को जोर से बाजू ले जाकर फुसफुसाती है। बेटा, इस लड़की के पैर जमीन को छू नहीं रहे। फिर धीरे से उसके हाथों की तरफ इशारा करती है। और ये चूड़ियाँ, ये सुनहरी नहीं, ये शमशान की चांदी है, मुर्दों के हाथ से उतारी हुई। माधव गुस्सा हो जाता है। दादी, बेचारी ने पहले ही इतना सहा है। रति पीछे से हल्की सी मुस्कान मुस्कुरा रही होती है। ऐसी मुस्कान जो माधव को दिखती नहीं, पर दादी का खून जमा देती है। रात गहरी होती जाती है, हवा रुक जाती है, कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं। आधी रात को माधव की नींद टूट जाती है। चूड़ियों की आवाज। वो उठकर गेस्ट रूम जाता है। दरवाजा खुला है, अंदर कोई नहीं। आवाज अब आंगन से आ रही होती है। जैसे ही माधव बाहर निकलता है, उसके पैर जम जाते हैं। रति आंगन के बीच बैठी होती है। उसके बाल खुले हुए हैं। वो अपने हाथ की चमड़ी धीरे धीरे उतार रही होती है, जैसे कपड़ा उतारते हैं। नीचे का मांस काला और सूखा हुआ होता है। वो चूड़ियां अपनी हड्डी के ऊपर मांस के अंदर घुसा रही होती है। फिर वो मुड़कर माधव की तरफ देखती है। उसकी आंखें बिल्कुल काली, न पुतली न सफेदी, सिर्फ अंधेरा। तुम जाग गए माधव? उसकी आवाज अब एक नहीं, कई आवाजों का झुंड लगती है। दादी लाठी के सहारे बाहर आती है। मैं जानती थी तू वही है। दादी बताती हैं कि ये पिशाचिनी हर 50 साल बाद आती है। वो खूबसूरत लड़की का रूप लेकर उस घर में घुस जाती है जहां इकलौता मर्द होता है, घर का चिराग। वो उसकी उम्र धीरे धीरे चूस लेती है। पहले उसके पशु, फिर उसकी जमीन, फिर उसका खून। उसकी ताकत उस चूड़ियों में होती है, शमशान से चुराई हुई, मुर्दों के दर्द से भरी हुई। रति हंसी। उसके दांत लंबे और तीखे हो जाते हैं। मुझे रोक कर दिखाओ बुढ़िया। वो माधव पर झपट्टी मारती है। माधव भागता है बैलगाड़ी की तरफ, पर जैसे ही वहां पहुंचता है, उसकी दुनिया टूट जाती है। दोनों बैल मरे पड़े होते हैं, उनकी आंखें खुली, और
और रति उनका खून पी रही होती है। तभी दादी आंगन के बीच खड़ी होती है, उनके हाथ में गंगा जल से भरा दिया। अभी भी मौका है बेटा। माधव पूरी ताकत से दिया चूड़ियों पर फेंकता है। एक भयानक चीख, जमीन हिल जाती है, आग और धुआं, रति राख बन जाती है। सुबह सब कुछ शांत होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माधव बैलगाड़ी साफ करता है। घास के नीचे कुछ चमकता दिखता है, एक अकेली चूड़ी। जैसे ही वो उसे उठाता है, ठंडी हवा चलती है। कान के पास एक जाना पहचाना सुर। जो इसे छुएगा मैं उसके घर लौट आऊंगी। माधव के हाथ कांपने लगते हैं और जंगल में कहीं दूर चूड़ियों की खनक दोबारा गूंज उठती है। सूरज निकल चुका था, लेकिन माधव के आंगन में धूप ठंडी लग रही थी, जैसे रोशनी जमीन को छूकर भी जिंदा न हो। बैलगाड़ी के पास पड़ा वो इकलौता चूड़ी का टुकड़ा अब भी मिट्टी में धंसा हुआ था। माधव ने उसे देखना भी छोड़ दिया था। दादी ने सख्त हिदायत दी थी, इस घर में कोई भी उस चूड़ी को हाथ नहीं लगाएगा, ना देखेगा, ना पूछेगा। पर श्राप हमेशा चुपचाप नहीं रहता। गांव के पहले मुर्गे ने बांग दी, पर आवाज आधी में ही घुट गई, जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। उसी सुबह गांव के चौराहे पर भीड़ लग गई। रामचरण, जो हमेशा सुबह सबसे पहले खेत जाता था, आज अपने ही आंगन में मरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई, मुंह पूरा लाल, जैसे खून पीने के बाद किसी ने उसे फेंक दिया हो। पर सबसे अजीब बात उसकी पत्नी कह रही थी, रात को मैंने चूड़ियों की आवाज सुनी थी, पर मेरे घर में तो कोई औरत है ही नहीं। दादी का चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। माधव ने शाम को देखा, जो चूड़ी सुबह बैलगाड़ी के पास थी, वो अब तुलसी के चबूतरे के पास पड़ी थी। किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया था, फिर भी वो घर के और पास आ रही थी। दादी ने गांव के पंडित को बुलवाया। पंडित ने चूड़ी देखते ही मंत्र पढ़ना छोड़ दिया। पंडित बोला, इसमें सिर्फ एक पिशाचिनी नहीं है, इसमें उस सब के सांस भी बंद हैं जिनके हाथ से ये गुजरी है। उस रात माधव को सपना आया। रति नदी के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा वही खूबसूरत रूप। उसके हाथ में वही चूड़ी, पर अब वो उसकी हड्डी में घुसी हुई थी। मुझे पूरा नहीं जलाया गया माधव। वो मुस्कुराई। तुमने सिर्फ मेरा शरीर खत्म किया है। माधव ने नींद में चीख मारी। सुबह देखा तो उसके तकिए के पास लाल रंग का रेशम पड़ा था। दादी ने सच बताया, 50 साल पहले जब वो जवान थी, ये पिशाचिनी इसी घर में पकड़ी गई थी। उस वक्त दादी की माँ ने उसका एक चूड़ी जलाने से पहले छुपा लिया था। हमने ही उसे अधूरा मारा था। दादी रो पड़ी। श्राप पूरा होने के लिए उस चूड़ी का नाश जरूरी था, पर वो सिर्फ उस जगह पर जल सकती थी जहां से वो आई थी, शमशान। आंधी चल रही थी। गांव के किसी भी आदमी ने साथ आने की हिम्मत नहीं की। माधव और दादी शमशान पहुंचे। चिताओं की राख अब भी गर्म लग रही थी। जैसे ही माधव ने चूड़ी को चिता पर रखा, जमीन फटने लगी। रति का आधा जला हुआ रूप धुएं से निकला। ये मेरी जगह है। वो गरजी। उसके पीछे और औरत और मर्दों के साए खड़े हो गए, सब वो ही जिनकी उम्र उसने चुराई थी। दादी आगे बढ़ी। इस श्राप को रोकने के लिए खून नहीं, यादें चाहिए। दादी ने अपनी पूरी जिंदगी की स्मृतियां, अपनी यादें मंत्रों के साथ चिता में डाल दी। उनकी आंखें खाली हो गई, चूड़ी पिघलने लगी। रति चीखी और हवा के साथ बिखर गई। सुबह शमशान शांत था। दादी माधव को पहचान नहीं पाई।
पर गांव में उस दिन के बाद किसी ने चूड़ियों की आवाज नहीं सुनी। सालों बाद गांव के पास से गुजरते हुए लोग कहते हैं, कभी कभी जंगल के रास्ते पर एक लाल जोड़ा पहने लड़की बैठी दिखती है, पर उसके हाथ बिल्कुल खाली होते हैं।